हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। मेरा नाम है अभिषेक कोतवाल और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री विच इज़ बिहाइंड ऑर्गेनिक सेपरेशन प्रैक्टिकल्स का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिक्विड लिक्विड सेपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं तो सॉरी कहता हूँ कि सॉलिड सॉलिड सेपरेशन और लिक्विड लिक्विड सेपरेशन के वीडियो में थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, उसके लिए सॉरी। बट कोई नहीं, ठीक है। इस बार भी हम एक लॉजिकल अप्रोच से शुरुआत करेंगे, चीज़ों को एक्चुअली समझने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकल्स करते कैसे हैं, कैसी की जानी चाहिए, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है, ये मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। उसके पहले मैं आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरा जो पिछला वीडियो है वो जाके देखिए, ताकि आपको ये वीडियो एक्चुअली समझ में आ सके, क्योंकि उस वीडियो और इस वीडियो में बहुत सारी कंपैरिजंस है। लिक्विड लिक्विड सेपरेशन और सॉलिड सॉलिड सेपरेशन में डिफरेंसेस क्या होती है, प्रोसीजरल चेंजेस क्या होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, बट प्रोसीजर चेंज होने की वजह से कई बार लोग नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो की जो लिंक है वो आपको या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप इस वीडियो को सीधा सर्च करके देख सकते हैं। अब देखो, मैं थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। एक्सपेरिमेंट में हमारा एम क्या था? हमारा एम था कि दो कंपोनेंट दिए गए हैं ए एंड बी, उसमें से हमें एक को करना था कैरेक्टराइज और दूसरे को हमें करना था प्यूरिफाई। अब मुझे किसी ने पिछले वीडियो में पूछा था सेपरेशन क्या सिर्फ केमिकल सेपरेशन नहीं होती है क्या? नहीं, सेपरेशन बहुत सारे टाइप्स की होती है वैसे, बट मैंने यहाँ पे ब्रॉडली क्लासीफाई किया है फिजिकल सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन में। फिजिकल सेपरेशन में क्या होता है ना कि फिजिकल सेपरेशन में हम इथाइल डाईथाइल ईथर या फिर वाटर ऐसे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही रैपिड फास्ट बहुत ही एफिशिएंट सेपरेशन होता है। तो इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम केमिकल सेपरेशन डिस्कस करने वाले हैं, लिक्विड लिक्विड सेपरेशन। उसमें भी मैं स्पेसिफिकली टाइप डिटेक्शन पे फोकस करने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में जो मेरा सॉलिड सॉलिड सेपरेशन था उसमें भी मैंने टाइप डिटेक्शन पे ही फोकस किया था, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार देखा कि मेरे फ्रेंड्स और मैं खुद भी, हमें सॉलिड सॉलिड सेपरेशन का कॉन्सेप्ट भी पता था, बट हमें इसका प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपके पास चार कंपोनेंट थे, एसिड, फिनॉल, बेस और न्यूट्रल। अब देखो, इन चार कंपोनेंट में से कोई दो का पेयर बना होगा, और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि ये सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जाके देखिए, और उस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि ये 6 कॉम्बिनेशन निकल के आती है। अब इन 6 कॉम्बिनेशन में से आपको कौन सा कॉम्बिनेशन दिया गया है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसके पहले हम प्री रिक्विजिट्स देखते हैं कि कौन से हमें लगते हैं। 2 नॉर्मल NaOH जो होता है वो टेबल रिएजेंट होता है, तो वो तो जनरली लैब्स में अवेलेबल होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCO3 और 1:1 HCl आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। 1:1 HCl कैसे प्रिपेयर करते हैं? इक्वल ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बट ध्यान रखना ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, AAA, ऐसा मैं याद रखता हूँ, ठीक है। और कुछ फिल्टर पेपर्स एंड सब कॉनिकल फ्लास्क और एक टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ऐसा आपको एक मिक्सचर दिया होगा, कलर तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया, बट ऐसा आपको एक मिक्सचर दिया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर सेपरेशन जो है ये करेंगे कैसे एग्जैक्टली? पिछले बार तो हमने फिल्टर पेपर से किया था, तो क्या इस बार भी फिल्टर पेपर से करेंगे? नहीं। देखो, लॉजिकली सोचने जाओ कि फिल्टर पेपर से तुम सेपरेशन करोगे कैसे? दोनों के दोनों तो लिक्विड है, तो दोनों के दोनों ही पास कर जाएंगे, तो फिल्टर पेपर से कैसे सेपरेशन करोगे? इसीलिए यहाँ पे हम फिल्टर पेपर से सेपरेशन नहीं करते। समझ में आ रही बात? तो कैसे करते हैं आप? कैसे करते हैं तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, हम टेस्ट फॉर एसिड कर रहे हैं पहले। तो अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वाइट कंपोनेंट एसिड है। एग्जाम में तो आपको फाइंड आउट करना होता है, बट क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइट कंपोनेंट एसिड और ग्रीन वाला कंपोनेंट हमें पता नहीं है। फिनॉल, बेस, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो 2 लेयर्स फॉर्म होंगी। एक तो होगी एक्वेस लेयर और दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी ऑर्गेनिक लेयर। यहीं पे सारा झोल शुरू होता है। लोगों को एक्वेस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर क्या होती है ये समझ नहीं आती, इसलिए अब आगे का प्रैक्टिकल सारा गड़बड़ हो जाता है टाइप डिटेक्शन। अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो एक्वेस लेयर वो होता है जिसमें ज़्यादा पानी होता है, और ऑर्गेनिक लेयर दूसरी लेयर होती है। सिंपल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCO3 आप कैसे प्रिपेयर करते हैं भाई साहब? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCO3 मतलब आप NaCO3 का सॉल्ट लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, और फिर जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता सॉल्यूशन आप सॉल्ट डालते जाते हैं, ठीक है। तो वैसे हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें पानी तो बहुत सारा लगता है ना, उसमें पानी ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। तो वो लेयर होती है एक्वस लेयर और दूसरी बची हुई ऑर्गेनिक लेयर। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCO3 इसमें डालते हैं,
क्योंकि ये कंपोनेंट क्या है, एसिड है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में NaCO3 क्या है, वीक बेस है, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और ये सेपरेट हो जाता है एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर में। और रिएक्शंस देखते हैं। देखो ये एसिड है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में NaCO3 एक वीक बेस है, ध्यान रखना वीक बेस है, तो ये क्या बनाएगा, A- और Na+ बनाएगा। समझ में आ रहा है। और ये क्या होती है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होती है, और ये प्रेजेंट किस में होती है, एक्वस लेयर में प्रेजेंट होती है। समझ में आ रही है बात, यही एक्वस लेयर में प्रेजेंट होती है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, H2CO3 प्रोड्यूस होता है। H2CO3 क्या है सर, वीक एसिड है भाई साहब, वीक एसिड है। तो वीक एसिड होने की वजह से ये डिसोसिएट कर जाता है इनटू H2O एंड CO2। अब यही CO2 रिस्पॉन्सिबल होता है एफरवेसेंस इन एसिड्स में। समझ में आ रही है। अगर आप फिनॉल के केस में देखेंगे तो आपको कोई एफरवेसेंस नहीं दिखेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है बात। समझ रहे हो। तो अब देखो ये जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स है किसमें प्रेजेंट है, एक्वस लेयर में, और इसमें हमने देखा कि आपको दो लेयर्स मिल रही है, एक एक्वस लेयर मिल रही है, ऑर्गेनिक लेयर मिल रही है। अब देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी कुछ लोगों को मिसकंसेप्शंस होती है कि एक्वस लेयर हमेशा नीचे आएगी एंड ऑर्गेनिक लेयर ऊपर रहेगी। ये नेसेसरी नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है कि एक्वस लेयर हमेशा नीचे आएगी, ऑर्गेनिक लेयर हमेशा ऊपर आएगी। ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। तो सर एक्चुअली हम प्रैक्टिकल करते वक्त पहचाने कैसे कि एक्वस लेयर कौन सी है और ऑर्गेनिक लेयर कौन सी है। इसके दो तरीके हैं। पहला तो होता है ऑब्जर्वेशन, आपने जो लिक्विड लिया है उसके वॉल्यूम में अगर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर आपने 5 ml सोल्यूशन लिया, इतना तो देते नहीं है वैसे, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो 5 ml अगर आपने टेस्ट करने के लिए लिया है, तो अगर उसके वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो पता कर सकते हैं, बट बहुत लोगों को डिफरेंस दिखता नहीं है वॉल्यूम में मिक्सचर के। तो सबसे बेस्ट है कि आप एक्वस लेयर जो है या फिर आपका जो केमिकल है वो ज़्यादा डालिए, तो आपको ऑटोमेटिकली वॉल्यूम में डिफरेंस दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCO3 ना वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए ताकि आपके एक्वस लेयर ऑलरेडी ज़्यादा हो जाए। ये समझ में आया। तो अब ये दो लेयर सेपरेट हो जाएंगी, आप इसको कूल करेंगे आइस बात में अच्छे से सेपरेशन होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप एक पिपेट लेंगे, उसमें से आप एक्वस लेयर को निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्वस लेयर का पोर्शन आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में निकालेंगे, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में निकालने के बाद आप उसमें पिपेट से क्या ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे। जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे रीजनरेशन हो रहा है तो इसका मतलब एसिड प्रेजेंट है। रिएक्शंस देखते हैं। देखो ये तो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट था जो हमने एक्वस लेयर से सेपरेट किया था दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल रहे हो जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आपका रीजनरेशन ऑफ एसिड देगा आपको। इसीलिए मैंने कहा था कि एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर इन दोनों में डिफरेंस समझने का ट्राई करो, ताकि आपका फिर तो प्रोसीजर अगर आपको समझ में आएगा तो बाकी के जो फिनॉल और बेस है उसमें तो यही प्रोसीजर चलने वाला है। समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट तो वही है जो सॉलिड सॉलिड सेपरेशन में लगाया था, बट प्रोसीजर चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होगा रीजनरेशन ऑफ एसिड। अब देखते हैं फिनॉल के केस में क्या होगा। जो मैंने बात उस वीडियो में दोहराई थी, पिछले वीडियो में, वही बात मैं यहाँ दोहराऊंगा कि यहाँ से ही कंटिन्यू करना है आपको, यहाँ से ही कंटिन्यू करना है। कुछ लोग नया मिक्सर ले लेते हैं, नहीं वो गलत है, यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ से कंटिन्यू करने का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे ग्रीन कंपोनेंट जो है वो फिनॉल लिया है, इसका मतलब एसिड एलिमिनेट हो गया। मैंने जो आपको टेबल बताया था वो 6 पॉसिबिलिटीज़ का, उसमें एसिड की तो 3 पॉसिबिलिटीज़ वैसे ही निकल गई। समझ में आ रही है बात। ये ग्रीन वाला कंपोनेंट जो है फिनॉल है, और ब्लू वाला कंपोनेंट जो है ना वो कुछ भी हो सकता है दूसरा, बेस न्यूट्रल, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फिनॉल के टेस्ट पे। अब देखो वापस वही बात आती है, 2 नॉर्मल NaOH जैसे ही आप डालेंगे तो क्या होगा, 2 लेयर फॉर्म होगी, एक होगी एक्वस लेयर और दूसरी होगी ऑर्गेनिक लेयर। समझ में आ रहा है। अब एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे। अब इसकी रिएक्शंस क्या होगी देखना, जैसे ही आप फिनॉल प्रेजेंट है, मैंने क्योंकि आपको बता दिया है एक्सप्लेन करने के लिए, तो जैसे ही आप 2 नॉर्मल NaOH डालेंगे, ये कोई वीक बेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बनाएगा वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, और ये प्रेजेंट होंगे एक्वस लेयर में। समझ में आ रही है बात। और इसके साथ H2O ही प्रोड्यूस होगा, H2CO3 नहीं प्रोड्यूस होगा जैसे प्रोड्यूस होता किसमें, एसिड में H2O ही प्रोड्यूस होगा। इसीलिए फिनॉल के केस में कोई CO2 नहीं निकलता। ये बात ध्यान में आई। तो ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है, ये बात तो ध्यान में आई ना आपके। तो अब इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स है ये प्रेजेंट है एक्वस लेयर में, और फिर आप क्या करेंगे, इसको एक आइस बात में कूल करने के लिए रख देंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्वस लेयर को पिपेट से दूसरे टेस्ट ट्यूब में, दूसरे क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेंगे,
और आप वापस कॉन्सेंट्रेटेड HCl ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, उससे क्या होगा सर? देखो ड्रॉप वाइज ऐड करने से वापस वही होगा, रीजनरेशन ऑफ फिनॉल होगा इस टाइम। कैसे? और रिएक्शंस देखते हैं। होगा ये तो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है, और एक्वस लेयर में हमने तो पेपेट से निकाल लिया उसको ऑलरेडी, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आपको रीजनरेशन ऑफ फिनॉल दे देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कंपोनेंट रीजनरेट होता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही सिमिलरली हम टेस्ट फॉर बेस करेंगे, बट अगेन मैं आपको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि यहाँ इसी मिक्सचर से कंटिन्यू कीजिए, नया मिक्सचर मत लीजिए। तो बेस की केस में हम कैसे करेंगे? देखो अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बेस है, एग्जाम में तो आपको पता नहीं होगा। अगर आपको सपोज एसिड और फिनॉल मिल जाता है वहीं पे, तो एनालिसिस तो वहीं पे आपका टाइप डिटेक्शन जो है वो वहीं पे खत्म हो जाता है ना। समझ में आ रहा है? फिनॉल और बेस मिल गया तो अब वहीं पे खत्म हो गया ना, तो आपको आगे नहीं कंटिन्यू करना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी की सारी 6 पॉसिबिलिटीज। समझ में आ रहा है? सपोज वॉयलेट कंपोनेंट जो है वो बेस है, और फ्लो वाला कंपोनेंट ऑब्वियसली अभी एसिड भी नहीं है, फिनॉल भी नहीं है, तो न्यूट्रल ही होगा। तो जैसे ही आप 1:1 HCl डालेंगे तो क्या होगा? वापस अगेन 2 लेयर्स फॉर्म होंगी, एक होगी एक्वस लेयर और दूसरी क्या होगी? ऑर्गेनिक लेयर। ऊपर नीचे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी रिएक्शंस देखते हैं। देखो ये कोई बेस है और इसमें आप 1:1 HCl डाल रहे हैं, तो क्या होगा? RNH3 प्लस Cl- क्वाटरनरी अमोनियम टाइप का एक सिस्टम बनाएगा। ये वाटर सोल्यूबल होंगे और एक्वेस लेयर में प्रेजेंट होंगी। आई कांट स्ट्रेस इट इनफ, आपको ये एक्वेस लेयर में दिखेंगी। समझ में आ रही है बात? तो 2 लेयर्स आएंगी, एक्वेस लेयर, ऑर्गेनिक लेयर, और इसको आप कूल करेंगे एक आइस बात में। कूल क्यों करते हैं? ताकि सेपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। समझ में आ रहा है बात? अब वही सेम प्रोसीजर आप एक्वेस लेयर से दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे, बट इस बार आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं डाल रहे, आप डाल रहे हैं 10 नॉर्मल NaOH। समझ में आ रही है बात? 10 नॉर्मल NaOH डाल रहे हैं। एसिड पे एसिड डालोगे तो क्या रिएक्शन होगी? ये तो एसिड है ना, सॉरी, आप बेस में बेस डालोगे तो क्या रिएक्शन होने वाली है? तो यहाँ पे तो ऐड 10 नॉर्मल NaOH ड्रॉप वाइज करेंगे, और देखना क्या होगा फिर। ये क्या होगा? यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ एसिड हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो 10 नॉर्मल NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो अब क्या होगा? RNH3 प्लस Cl माइनस वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन एक्वस लेयर, 10 नॉर्मल NaOH वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो आपको दे देगा रीजनरेशन ऑफ बेस। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो भी केमिकल अगर सपोज एसिड प्रेजेंट है, तो उसको अगर एसिड प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCO3 उसका फिक्सिंग रिएजेंट हो जाएगा और प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट चलता रहता है। उसके लिए आप मेरा सॉलिड का जो वीडियो है बहुत अच्छे से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बट इसमें जो प्रोसीजरल चेंजेस है वही मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे इस वीडियो में, ताकि आपको ऑर्गेनिक लेयर क्या होती है, एक्वस लेयर क्या होती है, कैसे दोनों में फ़र्क पता करते हैं, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये मेरा काम खत्म हो गया आज। इसके बाद हम देखेंगे जो सॉलिड लिक्विड सेपरेशन होता है, बहुत इसमें थोड़ा का मिक्सचर होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अंटिल देन थैंक यू एवरीवन, एंड एडवांस में योगी सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही जल्दी हम 100K की फैमिली होने वाले हैं। तो जैसे आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो वीडियोस थे वो बहुत बड़े हिट हुए थे, वैसे आपके सारी प्लेलिस्ट हिट हो, ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका केमिस्ट्री अनटोल्ड इंग्लिश का जो चैनल है उसको भी इससे भी ज़्यादा सक्सेस मिले। दिस आर माई गुड विशेस, एंड थैंक यू एवरीवन।